नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस क्लास 24 के यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि जो वीपीओ की जो वैकेंसी चल रही थी उनको कल शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। जो वीपीओ की वैकेंसी थी उस पर शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है और उसके लिए जो नया सिलेबस है वो भी आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो मैं उसी से रिलेटेड क्या है कि यहाँ पे जो उसका जो 65 नंबर का जो पार्ट आ रहा है, जो 65 नंबर का जो पार्ट आ रहा है उसको मैं कराने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो पंचायती राज से जो रिलेटेड जो सब्जेक्ट रखा गया है वो कम से कम आपका 65 नंबर का आने वाला है। तो मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ और डेली आपको एक वीडियो इससे पंचायती राज व्यवस्था से मिलेगा और डेली एक वीडियो आपको यूपी जीके का मिलेगा। जो यूपी जीके भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जहां पे उसमें 20 प्रश्न 20 नंबर के आपको मिलेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो जो भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो पंचायती राज का जो इतिहास है, हम उसके बाद विकास क्रम के बारे में पहले बात करते हैं। ये अच्छे लेवल की बात करेंगे हम, जिससे कि एक से एक प्रश्न आपका छूटने न पाए। तो चलिए कि आपने देखा पंचायती राज इतिहास के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये आप बेसिक से सिलेबस नहीं पढ़ा होगा तो आप वहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है वहाँ पे एक पहला ही टॉपिक दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था एवं उसका संवैधानिक इतिहास। तो हम यहाँ पे इतिहास के बारे में बात करते हैं कि पंचायती जो राज था वो हमें कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पंचायती राज का इतिहास विकास क्रम बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि भारत में प्राचीन समय से ही पंचायत गांव को चलाने का एक व्यवस्थित प्रामाणिक व्यवस्था रहा है। तो यहाँ पे जो पंचायती राज है उसका इतिहास हमारे जो भारत देश में है वो गांव के लिए ज्यादा व्यवस्थित किया गया था। इसमें आगे कह रहा है कि ये कितनी कारगर व्यवस्था है, ये बात से भी पता चलता है कि आज भारत में सफलतापूर्वक काम कर रहा है और भारत उम्मीद है आगे भी करेगा। इस लेख में इसी विषय पर सरल और सहज चर्चा करेंगे, इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है भारत में पंचायती राज का इतिहास और विकास क्रम। तो पंचायती राज का स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है और भारत में स्थानीय स्वशासन की संकल्पना कोई नई नहीं है। यानी इसको कब से, वैदिक काल से और वैदिक काल से पहले से ही, जब से हमारे गांव बसना शुरू हुए थे तब से इसको देखा जा रहा था। तो यहाँ पे वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक ग्रामीण समुदायों ने इस व्यवस्था को जीवंत बनाए रखा। इस समय काल में कोई साम्राज्य बने ध्वस्त हुए, लेकिन इन ग्रामीण समुदायों ने अपने पंचायती अस्तित्व एवं भावना को सदैव कायम रखा। और भारत में पंचायती राज के इतिहास को समझने की दृष्टि से 3 कालक्रम विभाजित किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिली कि जो पंचायती राज था वो वैदिक सभ्यता से ही चलता आ रहा था, बदलता आ रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य तक चलता आया, बदलता आया। तो यहाँ पे हमने इसको 3 काल विभाजनों में विभाजित किया है। तो चलिए देखते हैं वो 3 कौन कौन से हैं। उसमें पहला विभाजन है ब्रिटिश शासन काल के आरंभ से पहले, जो ब्रिटिश काल आया था उससे पहले पंचायती राज का इतिहास क्या था। दूसरा है ब्रिटिश शासन के आरंभ से संविधान लागू होने तक जो मध्य पंचायती राज का इतिहास है उसके बारे में देखेंगे। तीसरा पॉइंट है संविधान लागू होने के बाद भारत में पंचायती राज का इतिहास। तो चलिए एक एक करके पॉइंट को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि ब्रिटिश शासन काल के आरंभ से पहले किस तरह से राज इतिहास बताया गया था। तो यहां पे है कि वैदिक युग, जो वैदिक युग था, प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द दिया गया है। तो यहाँ पे वैदिक जो सभ्यता थी वहां पे आपको कौन सा शब्द मिलता है देखने को, पंचायत शब्द मिलता है देखने को, जिसका उल्लेख है। इसके अलावा ऋग्वेद में सभा एवं समिति जैसे इकाइयों का जिक्र मिलता है। हालांकि इसमें उस समय कोई नागरिक प्रशासन की अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी। फिर भी यह महत्वपूर्ण बिंदु था क्योंकि कमोबेश एक लोकतांत्रिक निकाय था। यहां पे हमें देखने को मिला जो वैदिक युग था वहां पे हमें ऋग्वेद में एक सभा शब्द मिलता है और एक समिति शब्द मिलता है, और जो संस्कृत में शास्त्रों में जो पंचायत नाम है वो पंचायतन के नाम से भी लिखा गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है ब्रिटिश शासन के आरंभ से पहले पंचायती राज का इतिहास क्या रहा था। तो वो मैंने आपको बता दिया है
नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की कि महायुग रामायण के अध्ययन से पुर और जनपद अर्थात नगर और ग्राम संकेत मिलता है। इसके अलावा महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्रामों का समूह इकाइयां विद्यमान थी। जहां ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जो ग्राम का अधिकारी वो मुख्य होता था, जबकि 10 ग्रामों का मुख्य प्रमुख होता था। जहां पर ग्राम का मुख्य अधिकारी, ग्राम का जो मुख्य अधिकारी था जिसको हम ग्रामिक के नाम से जानते थे, और जबकि दसप जो था वो 10 गांवों पर, यानी 10 जो गांव दिए जाते थे उसको दसप बोलते थे, और जो गांव का जो मुखिया होता था उसको हम ग्रामिक के नाम से जानते थे। अधिपति 20 और सतग्राम अध्यक्ष 100 गांव पर होता था। यानी यहां पे एक चीज देखने को मिली आपको कि जो हम गांव की बात करते हैं तो गांव पर हमें कौन मिलता था, तो ग्रामिक देखने को मिलता था। जहां पर 10 गांव पे मिलता था उसको हम दसप के नाम से जानते थे, और जो 20 गांव पे होता था उसको विश्व अधिपति बोलते थे, और 100 गांव पर जो होता था उसको सतग्राम अध्यक्ष बोलते थे, और जो 1000 ग्रामों के प्रमुख होते थे उसको ग्रामपति के नाम से जानते थे। ठीक है, ये लोग अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राचीन काल में क्या हुआ था कि प्राचीन काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से ग्रामों की स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र था और मनुस्मृति थी उससे हमें इस गांव के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। आगे पॉइंट की बात करते हैं, मौर्योत्तर काल में और मौर्य काल में भी ग्रामों का मुखिया वृद्धों की एक परिषद काउंसिल ऑफ एल्डर की सहायता से ग्रामीण व्यवस्था को चलायमान बनाए रखा, और गुप्त काल में भी यह बना रहा। हालांकि नामांकन में कुछ परिवर्तन हुए, जैसे इस काल में जिला अधिकारी को विषयपति, जो मौर्य मौर्योत्तर काल में जिला अधिकारी को विषयपति के नाम से जानते थे और ग्राम प्रधान को ग्रामपति के नाम से जानते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रकार प्राचीन भारत में स्थानीय शासन विद्यमान थी जो कि परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर संचालित होती थी। इस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका संलिप्त थी, क्योंकि आमतौर पर साक्ष्य यही बताते हैं कि वैदिक काल के बाद धीरे धीरे समाज पुरुष प्रधान होता चला गया। यहां पे वैदिक काल के बाद में, जो वैदिक काल के टाइम पे जो हमारा मात्र सत्तात्मक देश था वहां पे अब पितृ सत्तात्मक देश उसके बाद में देखने को मिलता जा रहा है। आगे बात करते हैं, मध्यकाल में क्या हुआ था। मध्यकाल सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया। जब मध्यकाल की बात आई, जो दिल्ली सल्तनत जो आया था उस समय की बात आई कि जो अलग अलग विभाजित हो गया था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। जो गांव के जो प्रमुख होते थे उन्हें हम विलायत के नाम से अब जानने लगे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसे अपने अधिकार क्षेत्र के भी पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट, यहां ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जो कैसे कैसे हैं। प्रशासन के लिए मुकद्दम बोला जाता था, राजस्व के लिए पटवारी बोला जाता था, और पंचायत की सहायता से विवादों को समाधान करने के लिए जिसे हम चौधरी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो 3 तरह से यहां पे बताए गए थे, तो मैंने आपको डिस्कस ये तीनों कर दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मुगल शासन के दौरान सामंतवादी ताकतों के बढ़ने से स्थायी स्वशासन की प्रणाली कमजोर होती चली गई। आगे पॉइंट ब्रिटिश शासन काल के आरंभ से संविधान लागू होने के मध्य पंचायती राज इतिहास क्या रहा। जो ब्रिटिश शासन काल का आरंभ होता है उससे मध्य पंचायती राज पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे कमजोर होते चले गए। यानी ब्रिटिश शासन जो आया था उससे पहले जो पंचायत की स्वायत्तता थी वो थोड़ी मजबूत थी, लेकिन ब्रिटिश शासन आने के बाद में क्या हुआ कि जो गांव की पंचायत थी उसकी जो स्वायत्तता थी वो कमजोर होती चली गई। जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम रही, और हालांकि स्थिति अच्छी नहीं थी। चार्ल्स मैटकॉफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा। तो प्रश्न बनता है कि लघु गणराज्य की सराहना या लघु गणराज्य किसने पंचायत को कहा, तो इसका आंसर क्या होगा, चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, अंग्रेजों ने अपने शासन विस्तार को इस ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया और उसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया। इस तरह के ब्रिटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप पंचायतों के प्रति लोग अपनी आस्था खोने लगे। यानी जब ब्रिटिश शासनकाल आया तो वहां पर चार्ल्स मैटकॉफ ने लघु गणराज्य की संज्ञा दी और उसके बाद में शासन विस्तार होता चला जा रहा था। ग्रामीण व्यवस्था खूब इस्तेमाल की गई उनके लिए और स्वायत्तता को खत्म कर दिया। इस तरह से ब्रिटिश हस्तक्षेप करने से पंचायतों के प्रति लोग जो थे वो अपनी आस्थाओं को, अपने विश्वास को क्या करने लगे, खोने लगे।
आगे बात करते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद स्थिति थोड़ी बदलने लगी और शाही राजकोष पर दबाव बढ़ता गया और इसी तरह से ब्रिटिश सरकार ने विकेंद्रीकरण की नीति को अपना लिया। नेक्स्ट, वर्ष 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव, जो मेयो रिवॉल्यूशन आया था, ने स्थानीय शासन की शक्तियों को उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास को संज्ञा दे दी। साथ ही साथ शहरी नगरपालिका में निर्वाचित प्रतिनिधियों को अवधारणा को प्रस्तुत कर दिया। आगे है, मेयो प्रस्ताव को और आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1852 में इस स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। इसके अलावा 1907 में विकेंद्रीकरण पर एक रॉयल आयोग का गठन किया। यानी विकेंद्रीकरण पर 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन कर दिया गया। क्वेश्चन पूछ लेगा रॉयल आयोग का गठन कब हुआ था, तो वो कब हुआ था, 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जिसने 1909 में अपनी रिपोर्ट दर्ज की, पेश की और ग्रामीण मुद्दों और स्थानीय कार्यों को ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित करने के लिए सिफारिश की। नेक्स्ट 1919 में क्या हुआ, मॉन्टेस्क्यू चम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय शासन के विषय को प्रांतों के अधिकार में स्थानांतरित कर दिया। इसका अर्थ यह है कि स्थानीय स्वशासन अब प्रांतों में भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में था। ठीक है, आगे है, संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण इसे बड़े पैमाने पर जीवन संस्था के रूप में परिणत नहीं किया जा सका और फिर भी वर्ष 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था और वर्ष 1926 तक 6 देशी रियासतों ने पंचायत को कानून पारित कर दिया था। अभी हम इसके बारे में जो थी उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब मेन टॉपिक से रिलेटेड करेंगे तब। अभी मैं थोड़ा बेसिक आपको बता दे रहा हूं कि 1925 में 8 प्रांतों ने लागू कर दिया और 26 के आते आते 6 देशी रियासतों ने भी पंचायत कानून को पारित कर लिया था। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, जब हमने बताया था कि संविधान लागू होने के बाद भारत में पंचायती राज का क्या इतिहास रहा, तो जो संविधान जब लागू हो गया था 1947 में, उसके बाद हमारे यहाँ पे पंचायत नहीं थी, तो आर्टिकल 39 में पंचायत को रखा गया और वहां उल्लेखित किया गया कि अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया। यानी जो कानून बनाने का जो अधिकार था ग्राम पंचायत पे, उसको किसको सौंपा गया, तो वो विधानमंडल को सौंप दिया गया। चूंकि अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है और नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए पूरे देश में इन निकाय के सार्वभौमिक एक समान संरचना का अभाव रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1947 आजादी मिलने के साथ ही साथ राज्यों की अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इसके तुरंत बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, कहां पे, उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद बिहार में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 लाया गया। तो यहां पे सबसे पहले किसमें, उत्तर प्रदेश 1947 में स्थानीय जो पंचायत राज अधिनियम था उसको लागू किया गया। आगे की बात करें तो अगर आज के संदर्भ में बात करें तो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था ने ग्रामीण विकास की दिशा और दशा दोनों को ही बदल कर रख दिया, पर स्वतंत्र भारत में इसकी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। जो स्वतंत्र भारत था इसमें उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। तो आइए देखते हैं कि अब यहां पे क्या हुआ था। क्या देखने को मिलता है कि यहां पे कई समितियां गठित की गई, जिसको हम एक बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं, जीवी के मामलम समिति के नाम से जानते हैं। इस तरह से कई समितियां लागू की गई और उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। तो देखो किस तरह से किस समिति ने क्या सुझाव दिया उसके बारे में बात करते हैं। यहां से तुम्हें टॉपिक देखने को मिल सकता है, प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं कि ग्रामीण विकास की गति के लिए इसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत की गई 1952 में। ठीक है, और इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई। तो प्रश्न देखने को मिल सकता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो 1952 में, और राष्ट्रीय विकास विस्तार सेवा की शुरुआत कब की गई, तो 1953 में। नेक्स्ट आगे पॉइंट की बात करते हैं। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने इसी समुदाय विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए कार्यों की जांच, उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए अपना सुझाव के लिए एक समिति गठित की गई, जिसका नाम क्या रखा गया था, बलवंत राय मेहता समिति, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती रूप में जानी गई। ठीक है,
यहां पे तीन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वो दब रहा है, तो मैं इसको बता देता, एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पर जो बलवंतराय मेहता समिति थी, उन्होंने 3 प्रकार की त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की थी, जहां पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया। जहां पर 3 प्रकार की यहां पर समिति देखने को मिली, एक ग्राम पंचायत, और दूसरा था ब्लॉक स्तर पर कौन था, पंचायत समिति थी, और तीसरा जिला परिषद था जो जिला स्तर पर था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, मैं जो कंटेंट दे रहा हूं आपको वो आपके लिए सफिशिएंट है, आपके समझ में भी आ रहा है। चलिए पॉइंट आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट ये दे रहा है कि सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए तथा इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। नेक्स्ट, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। नेक्स्ट, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता था, तो यहां पे उन्होंने जिला अधिकारी को जिला परिषद का अध्यक्ष बताया। 5वां पॉइंट, अगला पॉइंट ये कह रहा था, समिति इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 स्वीकार किया गया, लेकिन परिषद ने कोई एक निश्चित फॉर्मेट तैयार नहीं किया था। इसे राज्यों में छोड़ दिया कि वे जिस तरह से चाहें वो अपने उस तरह से लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज की स्थापना हुई और इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लागू कर दिया गया। यानी राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य था जहां पर पंचायती जो राज थी वहां पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। 1960 दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित भी कर ली, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं बनाया था, इसलिए राज्यों ने अपने अपने तरीके से इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। यानी पंचायत जो थी वहां पर जो लागू की वो अपने अपने राज्य जो जिस तरह से सुइटेबल समझ रहा था, जिसने जो परिवर्तन करना चाहा उसने उस तरह से अपने अपने राज्यों में लागू कर लिया। इसमें केंद्र सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, ना केंद्र सरकार ने इसमें कोई दखलंदाजी की। जैसे जैसे कि राजस्थान के त्रिस्तरीय पद्धति को अपनाया, तमिलनाडु ने पद्धति को अपनाया और पश्चिमी बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति को अपनाया। यहां पर हमें यह देखने को मिला कि 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय और 4 स्तरीय पद्धति बनाई गई। राजस्थान ने त्रिस्तरीय को अपनाया, उत्तर प्रदेश ने त्रिस्तरीय को अपनाया, पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय को अपनाया और तमिलनाडु ने 2 पद्धति को अपनाया। इसके अलावा राजस्थान आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाया गया, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात जिला परिषद शक्तिशाली को मजबूत बनाया। यानी जो राजस्थान था और आंध्र प्रदेश था, यहां पर जो पंचायत समिति थी जो ब्लॉक स्तर पर होती थी उसको शक्तिशाली रखा, लेकिन जो महाराष्ट्र, गुजरात थे उन्होंने क्या किया, जो जिला स्तर पर जो पंचायत समिति होती थी, जो जिला परिषद पे जो अध्यक्ष होता था उसको मजबूत किया। अब नेक्स्ट पद्धति किसको सौंपी गई, तो नेक्स्ट पद्धति अशोक मेहता समिति आई जो दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने दी। तो यहां पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपना प्रस्ताव यह पास किया कि जो दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थानों पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट को सौंपा और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें दी। कितनी सिफारिशें दी? 132 सिफारिशें अशोक मेहता समिति 1977 ने पेश की, जो 1978 में अपनी पेश कर दी थी। इसकी मुख्य सिफारिशें हम यहां पे बात करते हैं, जो मुख्य होंगी हम वहां से उठा लेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को 2 स्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। यानी जो बलवंतराय मेहता समिति थी उन्होंने त्रिस्तरीय को दिया था, लेकिन ये बोले कि जो त्रिस्तरीय है उसको हम 2 स्तरीय में चेंज करके उसको बदल सकते हैं। और जिला स्तर पर जिला परिषद और उससे नीचे मंडल पंचायत पर जो 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले जो गांव हैं वहां पर लागू कर दी जाए जो जिला परिषद, और उससे नीचे मंडल पंचायत। यानी वहां पर तुम्हें 3 प्रकार की देखने को मिली। अशोक मेहता जी ने कहा कि यहां पर 2, यानी यहां पर 2 तरह की यहां पे मिल सकती है पंचायत समिति। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण
के लिए जिला ही प्रथम बिंदु माना जाए। वहां पर उन्होंने गांव को बिंदु माना था और यहां पर ये इन्होंने कहा कि हम जिले को बिंदु मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कर लगाने की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। और आगे पॉइंट कह रहा है कि न्याय पंचायत को इस विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इसका सभापतित्व किया जाना चाहिए। छठवां पॉइंट कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देखरेख के लिए राज्य परिषद एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए और पंचायती राज भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करा ले जाना चाहिए। ऐसा कोई उद्देश्य आपका जो बलवंत राय मेहता समिति थी उन्होंने ऐसा कोई इशू नहीं रखा था, लेकिन जो ये अशोक वाली जो समिति आई उन्होंने अपना एक तरह से प्रारूप देना शुरू कर दिए और कहा कि ये पंचायती राज संस्थाओं के मामले में देखरेख की जाए तो राज्य मंत्री परिषद में जो राज्य है वहां पे मंत्री परिषद में एक मंत्री ग्राम पंचायत से रिलेटेड होना चाहिए। और यदि पंचायत किसी भी तरह से पंचायत में चुनाव भंग हो जाता है या पंचायत भंग हो जाती है तो वहां पर 6 महीने के भीतर उसका चुनाव दोबारा से कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। आगे उस समय की जो जनता पार्टी की जो सरकार थी उसके भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें नजरअंदाज कर दी गई। यानी जैसे ही जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हटी और सत्ता से जैसे हटती दूसरी सरकार जो आई उसने अशोक मेहता समिति जो थी उसकी जो प्रारूप थे उसने जो पॉइंट रखे थे उनको नजरअंदाज करने शुरू कर दिया। और फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी जीवी राव में समिति जो 1985 में आती है। 1985 में इस समिति को गठित किया जाता है। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग ने एक 1985 में जीवी राव अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समय तक पंचायती राज चरमरा सी गई थी, इसलिए इन्होंने इसे बिना जड़ का घास कहा। यानी एक संज्ञा इन्होंने जो जीवी राव समिति थी उन्होंने एक संज्ञा दे दी कि यह बिना जड़ की घास है। किसे? जो पंचायती राज है उसको बिना जड़ का घास कह दिया। और पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की जो कि बहुत हद तक अशोक मेहता के सिफारिशों के ही समान रही। यानी इन्होंने भी जीवी राव समिति ने और अशोक मेहता समिति ने क्या किया कि दोनों ने ही बलवंत राय मेहता समिति के अपोजिट में जाके अपने पॉइंट रखे और काफी हद तक वो क्या हुए, सही भी माने जा रहे थे। इन्होंने क्या किया, जीवी राव मेहता समिति ने अपने पॉइंट रखे। इसमें कहा जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वहां पे भी जिला को विकेंद्रीकरण यानी केंद्र मानकर रखा जा रहा था और यहां पे भी जीवी राव ने भी जिला को ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण माना और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। यह कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है। जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए, उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। एक जिला विकास आयुक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पद का सृजन किया जाना चाहिए। यानी जीवी राव ने एक विकास आयुक्त बनाने की मांग की। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए, जिसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। आगे पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होना चाहिए। इन्होंने 3 तरह के पॉइंट बताए। नेक्स्ट बात करते हैं एमएल सिंघवी समिति की। यहां पर एलएम सिंघवी समिति 1986 में आई और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश क्या की कि 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे हम एलएमएन समिति की सिंघवी की अध्यक्षता में किया, जिसे निम्न सिफारिश दी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें दिया गया कि उन्होंने एक मुख्य बात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की करी, क्योंकि इसे अब तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिला था। यानी जो पंचायती राज था उसे कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन जो ये जो समिति आई
एमएल सिंघवी समिति जो आई, उन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की एक मांग और उठा दी और पंचायती राज विकास के नियमित की स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक उपबंध बनाने की सलाह भी दे दी। किसने यह सलाह दी? किसने? एमएल सिंघवी ने। आगे नेक्स्ट, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की बात कही। ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यावहारिक बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिसमें ग्राम सभा की महत्ता पर जोर दिया जाना चाहिए और इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। उसके बाद एक समिति और आई जिसका नाम था थोंगन समिति। थोंगन समिति आई 1988 में। यहां पे आपको समितियों की डेट भी याद रखनी है, तो भी आपको काम चल पाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 1988 में संसद की सलाह पर समिति ने एक उप समिति पीके थोंगन समिति की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। इस समिति ने निम्न अनुशंसाएं की। क्या अनुशंसाएं की? पहला था, इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की बात कही। इन्होंने गांव, प्रखंड, जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को उपयुक्त बताया। तीसरा पॉइंट था कि जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए सॉरी केंद्र होना चाहिए और जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिसे जिला कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का उनका कार्यकाल भी होना चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार की जानी चाहिए, उसे संविधान में समाहित करनी चाहिए। नेक्स्ट है, पंचायती राज के 3 स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। किसने? महिलाओं के लिए। यहां पर एक पॉइंट उठ के आता है, हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि सबसे पहले महिलाओं पर, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिलवाने के लिए किस समिति ने सिफारिश की? तो वो पीके थोंगन समिति 1988 वाली ने की। नेक्स्ट है, हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग होना चाहिए। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के पात्रता बिंदु विधेय तय करेगा। अभी तक किसी ने भी वित्त से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जो पीके थोंगन समिति आई उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और महिलाओं के आरक्षण के लिए बात की और उन्होंने एक जिला कलेक्टर को सौंपने पर बात की। और तीसरा पॉइंट यह कहा कि एक वित्त आयोग होना चाहिए, एक वित्त मंत्री होना चाहिए, वित्त आयोग राज्य का होना चाहिए जहां से कि पंचायत को वित्त पहुंच सके और गांव का उद्धार किया जा सके। नेक्स्ट एक समिति आई फिर गाडगिल समिति। इसने भी कब बनाया गया? 1988 में। इसने क्या कहा कि 1988 में वीएन गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया। इस समिति के इस प्रश्न का विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाएं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में वही बातें दोहराई जो कि पीके थोंगन समिति ने, यहां कट गया है, पीके थोंगन ने। अब क्या क्या बातें दोहराई वो देखो। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना जाए और गांव, प्रखंड, जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज होना चाहिए जो कि बलवंत राय ने सपोर्ट किया था। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए जो कि एमएल सिंघवी ने निश्चित किया था। गाडगिल समिति की अनुशंसा एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी और इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा देना जो एमएल सिंघवी ने दिलवाने की कोशिश की थी। और राज्य का संवैधानिक कैसे हुआ, आइए इसे जानते हैं। अब यहां पे संवैधानिक निर्णय कैसे लिया गया वो देखो। पंचायती राज का संवैधानिक निर्णय किस तरह से हुआ? तो राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया। यानी जो राजीव गांधी की जो सरकार थी उसने क्या किया, 64वां जो संविधान संशोधन था उसको लोकसभा में पेश कर दिया और वहां से क्या करवाया। हालांकि अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित कर दिया, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया और इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र मजबूत बनाने का प्रावधान था। यानी केंद्र इसमें मजबूत हो जाता और विपक्ष इसमें बहुत ही एक तरह से कमजोर पड़ जाता। इसलिए जो विपक्ष था उसने क्या किया, जो राज्यसभा थी उसने इसको पारित नहीं किया। उसके बाद बीपी सिंह की सरकार आई और उन्होंने नवंबर 1989 में प्रधानमंत्रित्व राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्यालय संभाला और बीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में क्या हुआ? उस सम्मेलन में
इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है ना। तो यहां पर आपको देखने को मिला और आपको देखने को मिला किस तरह से ग्राम पंचायत पर गठन किया गया, किस तरह से वैदिक काल में ग्राम को क्या कहा जाता, और किस तरह से बलवंतराय मेहता समिति आई, एमएल सिंघवी आई, पीके आई, थोंगन समिति आई, गॉडवेल समिति आई। इस तरह से सबने किस किस तरह से अपने अपने विचार रखे। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और जो भी वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं इसके लिए एक वीडियो आपको सुबह मिला करेगा और एक वीडियो आपको शाम को जीके का, जो यूपी स्पेशल, जो किसका मिलेगा, जो यूपी स्पेशल का मिलेगा। ठीक है। तो आई थिंक ये मेरी भी तैयारी चल रही है साथ साथ में, और मैं आपको भी वही कंटेंट देता जा रहा हूं जो मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूं। और मेरा विश्वास मानिए कि आप इस तरह से जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं तो आप उनको देखते जाइए और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, उनको रिवीजन करते जाइए। आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।